अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम मोहम्मद तैयब और अपने इंटरनेशनल लॉ को शुरू किया हुआ था। इंटरनेशनल लॉ के लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की है। काफ़ी लेक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो यहाँ से देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट के वाले से है। अक्सर काफ़ी टाइम जो है ना वो ये सवाल जो है ना एग्जाम में आया हुआ है और आ भी सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आप इसको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इंटरनेशनल डिस्प्यूट मीन कि फॉर एग्जांपल देखिए, एक्चुअली में इंटरनेशनल लॉ का पर्पस क्या है। इंटरनेशनल लॉ का पर्पस मेन जो था वो वर्ल्ड वार टू के बाद बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ। मेन इसका पर्पस ये है कि जो टू स्टेट्स हैं उनके दरमियान डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करवाया जाए और इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन किया जाए, ताकि जो वार्स हुई हैं वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू, क्योंकि उसमें ह्यूमन राइट्स की बहुत ज़्यादा वायलेशन होती है, तो ऐसी वार्स जो है ना वो इन फ्यूचर में ना हो। ठीक है, तो ये बेसिकली पर्पज है। अब अगर किसी स्टेट के दरमियान जो है ना वो कोई डिस्प्यूट राइज हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये दो स्टेट्स हैं ए और बी, ठीक है, अगर इनके दरमियान को डिस्प्यूट राइज हो जाता है, ठीक है, तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा आज की इस पूरे लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे। इससे जो है बेसिकली 1899 हेग कन्वेंशन फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट जो है इससे डील करती है। ये कन्वेंशन 1928 जनरल एक्ट फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, इससे बेसिकली ये जो है ना वो दो कन्वेंशन जो है ना वो डील करती हैं। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट होता क्या है, ठीक है, इस जो है कंसेशन केस PCLJ सीरीज ए नंबर 2 और पेज 11 में बेसिकली ये डिफाइन किया गया कि डिसएग्रीमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ लॉ, मतलब किसी भी दो स्टेट के दरमियान डिसएग्रीमेंट ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ और फैक्ट, वो डिसएग्रीमेंट हो सकता है पॉइंट ऑफ लॉ पे भी, फैक्ट पे भी हो सकते हैं। कन्फ्लिक्ट ऑफ लीगल व्यूज, किसी लीगल व्यूज पे भी कोई कन्फ्लिक्ट राइज हो सकता है, और इंटरेस्ट वगैरह पे भी जो है ना वो कोई डिसएग्रीमेंट हो सकता है, तो उसको हम जो है ना वो डिस्प्यूट कहते हैं। ठीक, तो अगर ये दो स्टेट्स के दरमियान होता है, ठीक है, तो उसको जो है ना वो हम इंटरनेशनल डिस्प्यूट कहेंगे बिटवीन द टू स्टेट्स। सिंपल अगर मीनिंग देखें तो अ कन्फ्लिक्ट दैट राइज बिटवीन टू और मोर स्टेट, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान अगर कोई कन्फ्लिक्ट राइज हो जाता है, वो कन्फ्लिक्ट पॉइंट ऑफ लॉ पे भी हो सकता है, फैक्ट पे भी हो सकता है, उसके बाद लीगल व्यूज़ पे भी हो सकता है और इंटरेस्ट पे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इंटरनेशनल जो है ना वो डिस्प्यूट का मीनिंग है। अगर हम प्रोफेसर लॉरेंस को देख पढ़ें तो वो कहते हैं कि स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट जो है ना वो इन कंडीशन से फुलफिल होते हैं। फर्स्ट तो ये है कि डिस्प्यूट मस्ट बी बिटवीन टू स्टेट्स, या तो वो दो स्टेट्स के दरमियान डिस्प्यूट हो या दो से ज़्यादा हो, ठीक है, और कोई रीजनेबल ग्राउंड होनी चाहिए, यानी कि कोई ना कोई वजह होनी चाहिए उस डिस्प्यूट की। विदाउट एनी रीज़न कोई भी डिस्प्यूट नहीं होता है। और डिस्प्यूट मस्ट लीड टू सम एक्शन और एग्रीव स्टेट, ठीक है, और एग्रीव स्टेट के पास ये राइट होना चाहिए कि वो उस डिस्प्यूट के अगेंस्ट जो है ना वो कोई एक्शन ले सके। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना वो कॉन्सेप्ट बताते हैं इंटरनेशनल डिस्प्यूट का प्रोफेसर लॉरेंस। अब क्या रीज़न है, कौन कौन सी रीजन हैं जिनकी वजह से जो ना डिस्प्यूट राइज हो सकता है? या तो आइडियोलॉजी डिफरेंस है, या नेशनल इंटीग्रिटी है, टेरिटोरियल क्लेम है, यानी कि एक स्टेट कहती है कि ये ज़मीन का हिस्सा हमारा है, दूसरी स्टेट कहती है नहीं हमारा है, जैसे कि कश्मीर इशू है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। उसके बाद नेशनल प्रेस्टीज है, अनलिमिटेड कॉलोनीज है, लिबरेशन मूवमेंट है, कोई मूवमेंट्स की वजह से भी जो है ना वो आप किसी भी स्टेट के दरमियान जो है ना डिस्प्यूट रह सकते हैं। अगर हम इसकी काइंड्स देखें कि एक स्टेट के दरमियान अभी इसी सिनेरियो में अगर इन दोनों स्टेट्स के दरमियान कोई डिस्प्यूट राइज हो गया तो कितने वेज हैं कि हम उन डिस्प्यूट को जो है ना रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो जो अडॉप्ट किया जाता है वे उसको कहते हैं पीसफुल या और एमिकेबल मीन्स। ठीक है, इसको हम एमिकेबल मीन भी कहते हैं और इसको हम पीसफुल मीन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली ये होता है कि आराम से बैठ के दोनों जो स्टेट्स हैं या दो से ज़्यादा अगर किसी स्टेट में डिस्प्यूट राइज हुआ है तो वो आराम से बैठ के उसको रिजॉल्व करते हैं। दूसरा मेथड ये है कि कंपल्शन यानी कि फोर्सेबल मीन और कोरेसिव मीन, यानी कि इसमें जो है ना वो फोर्स यूज़ की जाती है ताकि उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें। देखिए एट द एंड डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होता है, दोनों पार्टीज़ के आपस में सुलह हो जाती है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा ख़त्म ही सुलह पे होता है। ठीक है, तो कुछ स्टेट्स पहले ही मान जाती हैं पीसफुल मीन के लिए और कुछ स्टेट जो है ना वो कुछ 2-3 लोग मरवाने के बाद ही मानती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि पीसफुल मीन बेसिकली कितने मीन से जो है ना वो हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। आर्टिकल 33 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर हैज़ रिकॉग्नाइज्ड द पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का जो आर्टिकल 33 है वो बेसिकली जो है ना वो रिकमेंड करता है स्टेट्स को कि आपने पीसफुली जो है ना वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है। सबसे पहला जो मेथड है वो निगोशिएशन। दोनों पार्टीज़ यानी कि देखें अब इस दो स्टेट्स के दरमियान आपस में डिस्प्यूट राइज हुआ, दोनों पार्टीज़ ने आपस में ही खुद ही बैठ के एक टेबल पे बातचीत कर ली और उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा लिया। ठीक है, इसको हम निगोशिएशन कहते हैं, यानी कि इसमें किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, किसी थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ दोनों पार्टीज आपस में बैठती हैं और बैठ के उसको रिजॉल्व कर लेती हैं, दोनों सेटलमेंट कर लेती हैं। इसको कहते हैं सेटलमेंट। ठीक है, सेटल कर देना अपनी जो भी मसले हैं उनको। इंडो पाक एग्रीमेंट ऑन मिनॉरिटीज़ ये इसकी एग्जांपल है। इंडस वाटर ट्रीटी इसकी वाले से जो है ना वो बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद जो सेकंड है मेन वो ये है कि इंक्वायरी। देखिए अगर किसी दो स्टेट के दरमियान डिस्प्यूट राइज हुआ है, उन्होंने नेगोशिएशन की, नहीं समझ आई, तो सेकंड मेथड इज इंक्वायरी। इंक्वायरी पे चला जाएगा वो केस। इंक्वायरी में बेसिकली क्या होता है कि इंक्वायरी में
प्रॉपर जो है ना वो इंक्वायरी किया जाता है कि क्या रीज़न है कि इन दोनों स्टेट के दरमियान डिस्प्यूट है, ठीक है। फैक्ट डिटरमाइन किए जाते हैं कि किस बेस पे डिस्प्यूट है। मे भी किसी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की वजह से कोई डिस्प्यूट हो, किसी आइडियोलॉजी की वजह से कोई डिस्प्यूट हो, ठीक है, किसी ह्यूमन राइट्स की वजह से वायलेशन की वजह से कोई डिस्प्यूट हो, तो वो फैक्ट को एक्वायर किया जाता है और फिर उस फैक्ट पे जो है ना वो दोनों स्टेट्स को बोला जाता है कि अब आप इस फैक्ट को रिजॉल्व करें। थर्ड जो मेथड है वो ये है कि गुड ऑफिस में ये होता है कि कोई थर्ड स्टेट जो है, द थर्ड स्टेट जो है ना वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। इन सिंपली मीन अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ इसी की, एक दो स्टेट से तो मेरा डिस्प्यूट हुआ, किसी तीसरी स्टेट ने आके रोल प्ले किया और उन दोनों जो स्टेट्स हैं इनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाया, तो इसको हम कहते हैं गुड ऑफिस, ठीक है। इसमें थर्ड जो स्टेट है उसकी पार्टिसिपेशन होती है, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ जो इराक और ईरान के दरमियान जो डिस्प्यूट था बाउंड्री के वाले से, ठीक है, उसको अल्जेरियन प्रेसिडेंट ने जो ना रिजॉल्व करवाया था 1975 को, तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है गुड ऑफिस की, ठीक है। आई होप सो कि इसकी समझ लगी होगी कि दो स्टेट के दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट राइज हुआ है तो थर्ड जो स्टेट है वो आके उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाएगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं गुड ऑफिस। द फोर्थ वन इज मेडिएटर। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल इन दो स्टेट्स के दरमियान कोई डिस्प्यूट राइज हुआ, तीसरी पार्टी आई, उसने इन्वॉल्वमेंट की, उसने इन स्टेट्स को इकट्ठा बिठाया और बोला कि आप अपना जो भी मैटर है उसको रिजॉल्व करें, ठीक है, और रिजॉल्व करके जो है ना वो यहीं से बैठ के यहीं पे इसको रिजॉल्व करें और उसको मामला को सेटल करें, ठीक है। थर्ड पार्टी का सिर्फ इतना रोल होता है कि उसने इन दोनों पार्टीज़ को एक पॉइंट पे इकट्ठा करना होता है और बताना होता है कि आपका ये जो है ना वो आपकी वजह से ये इशू है, आपकी वजह से ये इशू है, तो आप दोनों इसको जो है ना वो रिजॉल्व करें, ठीक है। मेडिएटर का सिर्फ इतना रोल होता है कि उसने इस दोनों पार्टीज़ को एक जगह पे जो है ना वो इकट्ठा करना होता है, बस इतना रोल होता है मेडिएटर का। तो ये एक्चुअली फोर्थ वे है कि डिस्प्यूट को सेटल किया जा सकता है। कॉन्सिलेशन में ये होता है कि एक प्रॉपर कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब दो पार्टी के दरमियान डिस्प्यूट राइज हुआ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन क्या करेगी कि एक प्रॉपर कमेटी बिठाएगी और कमेटी में बुलाएगी इन दोनों स्टेट्स को और बोलेगी कि आपकी वजह से ये मसले हैं, आपकी वजह से ये मसले हैं, और इनको कॉन्सिलेट करेगी, कॉन्सिलेशन करेंगी इनको कि आप इस तरह करेंगे तो ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सकते हैं, आप इस तरह करेंगे कि मतलब थर्ड पर्सन का जो है ना वो प्रॉपर रोल होता है इसमें, ठीक है। तो कॉन्सिलेशन बेसिकली ये होती है कि पूरी जो कमेटी बिठाई होती है वो इनको इन दोनों स्टेट की कॉन्सिलेशन करती है, उनको समझाती है कि ये रीजन है जिनकी वजह से डिस्प्यूट राइज हुआ है, तो आप इस रीजन को भी बैठे और रिजॉल्व करें, ठीक है। तो ये होता है। सिक्स वन इज के आर्बिट्रेटर में बेसिकली होता है कि ये दो स्टेट्स हैं, डिस्प्यूट राइज हो गया, थर्ड पर्सन को आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया, ठीक है। अब जो थर्ड पर्सन डिसीजन देगा वो इन दोनों स्टेट्स पे बाइंडिंग हो जाएगा, ठीक है। वो थर्ड पर्सन जैसे कोर्ट में एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है ना, कोर्ट में तो एक फॉर्मल प्रोसेस होता है ना, ठीक है, लेकिन इसमें बेसिकली जो है ना वो इनफॉर्मल प्रोसेस होता है, लेकिन जो थर्ड पर्सन का डिसीजन होता है उसको हम अवार्ड कहते हैं और अवार्ड जो है वो दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होता है, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन बेसिकली इज द सिक्स मेथड के आप जो है ना डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा सकते हैं। उसके बाद जुडिशियल सेटलमेंट, इनका जो डिस्प्यूट है दो पार्टीज का वो जुडिशरी में चला जाएगा, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला जाएगा, या जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं उनमें चला जाएगा। बहुत सी कोर्ट्स हैं इंटरनेशनल कोर्ट्स जो इसी वजह से बैठाई गई हैं कि आप इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट अगर किसी दो स्टेट के दरमियान आ गया तो उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो जुडिशरी में चला जाएगा केस और जुडिशरी फिर उसको रिजॉल्व कराएगी, जैसे कि एंग्लो ईरानियन ऑयल डिस्प्यूट था और जो है ना वो फिशरिंग केस था, उसको भी बेसिकली जो है ना वो जुडिशियल सेटलमेंट से ही रिजॉल्व कराएगा था। उसके बाद यूनाइटेड नेशन का देखिए बेसिक पर्पज ये है कि अगर किसी भी स्टेट के दरमियान डिस्प्यूट राइज हुआ है तो उसको पीसफुल वे से रिजॉल्व कराया जाए, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल जो है और जनरल असम्बली बेसिकली मेन जो काम है वो सिक्योरिटी काउंसिल करती है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, इसका मेन काम ये है कि मेंटेन करना पीस को, ठीक है। तो ये फिर जो है ना वो पीस को मेंटेन करती है और ये दोनों स्टेट्स को कहती है कि आप जो है ना वो जो भी इश्यूज हैं उन पे इंक्वायरी करती है, प्रॉपर जो है ना वो इंक्वायरी रिपोर्ट बनाती है और फिर उनको कहती है इसको रिजॉल्व करा जाए। उसके बाद डिफरेंट एनजीओज, डिफरेंट एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं, ठीक है। तो समटाइम वो भी जो है ना वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करवा देती है, जैसे कि सार्क जो है ना वो डिफरेंट स्टेट के दरमियान, डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान जो है ना वो एक सार्क जो है ना वो साउथ एशियन एसोसिएशन बनाई गई थी, जिसका मेन पर्पज ये था कि अगर स्टेट्स के दरमियान को डिस्प्यूट राइज हो जाता है तो उसको रिजॉल्व कराया जाए। तो ये हमने पढ़ा कि पीसफुल वे से जो है ना वो हम डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अब हम पढ़ेंगे इसमें कंपल्सिव मेथड, यानी कि फोर्सफुली आप जो है ना वो किस तरह डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर तो ये पीसफुल मेथड काम नहीं आता तो फिर इस मेथड पे हम जो है ना वो आते हैं। रिटोरेशन, इसमें बेसिकली ये होता है कि जो फ्रेंडली रिलेशन होते हैं ना दो स्टेट्स के दरमियान, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दो स्टेट का आपस में डिस्प्यूट राइज हो गया, ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान एंड इंडिया को डिस्प्यूट अगर कोई राइज हो जाता है तो फिर क्या होता है कि उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो ख़त्म हो जाते हैं, जो ट्रेड्स है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, जो रिलेशन है वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, जो इम्यूनिटीज़ देते हैं वो डिप्लोमेट्स को वो ख़त्म कर देते हैं। तो ये बेसिकली जो है ना वो रिटोरेशन होती है, ठीक है। और इसमें जो है ना वो फिर कुछ
पाबंदियां लगाई जाती हैं दूसरी स्टेट की तरफ से ताकि वो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन द ट्रैवलर्स और रेजिडेंट्स, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि कोई भी अब यहाँ पे नहीं आएगा, दूसरी स्टेट भी रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। और कस्टम ड्यूटी यानी कि जो इम्यूनिटीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना वो उनको ख़त्म कर दिया जाता है, दूसरी स्टेट की को जो भी इम्यूनिटीज़ वगैरह दी जाती है उनको ख़त्म कर दिया जाता है। द सेकंड वन इज़ रिप्रिसल। रिप्रिसल बेसिकली मीन्स कि अगर तो हम सर्कमस्टांसिस में कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म करते हैं जो कि इलीगल है, ठीक है, लेकिन रिप्रिसल में अगर कोई आप ऐसा एक्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जो कि मतलब आपको बाउंड कर रहे हैं कि आप एक्ट परफॉर्म करें, जैसे कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि इंडिया ने जब अटैक किया था, ठीक है, तो पाकिस्तान ने उसके जवाब में भी अटैक किया, ठीक है, और फिर जो पाकिस्तान ने तबाह किया, ठीक है, उनकी एयरबेस जो है ना वो तबाह की, ठीक है, तो वैसे तो वो इलीगल था लेकिन वो उन्होंने जवाबन किया, यानी कि जो है ना सेल्फ डिफेंस में वो सारे एक्ट परफॉर्म किए। उसके बाद है एम्बार्गो। एम्बार्गो ये मीन्स कि उनकी जो शिप्स वगैरह हैं उनको डिटेन कर दिया जाता है, ठीक है, जो वेसल्स वगैरह हैं उनको कब्जे में कर लिया जाता है ताकि जब तक वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व ना करें, ठीक है, और उनकी जो नेशनल डोमेन्स हैं और जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके कब्जे में कर ली जाती हैं, ठीक है, जो भी स्टेट्स है, जिस भी स्टेट। देखिए अभी देखिए जब भी आप ट्रेड करते हैं तो जारी बात है शिप्स को जो है ना वो सी से गुजरना पड़ता है, ठीक है, तो अगर इस दोनों स्टेट के दरमियान कोई डिस्प्यूट राइज हुआ है, ठीक है, तो वो इनकी शिप्स को जो है ना वो अपने कब्जे में ले सकते हैं, ठीक है, वेसल्स को जो भी प्रॉपर्टी है उसको कब्जे में ले सकते हैं, और जब तक डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता तब तक वो उसको डिटेन कर सकते हैं। एम्बार्गो में बेसिकली ये होता है। द फोर्थ वन इज पैसिफिक ब्लॉकेज। पैसिफिक ब्लॉकेज में ये होता है कि सारे रास्ते क्लोज कर दिए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस स्टेट का डिस्प्यूट हुआ इस स्टेट के साथ, ठीक है, तो इस स्टेट ने इसके सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए, यानी कि यहाँ से अब ना तो ये स्टेट में कोई बाहर एक्सपोर्ट कर सकता है, ना इंपोर्ट कर सकता है, ना कोई शिप आ सकती है, ना कोई, तो ये होता है पैसिफिक ब्लॉकेज, ठीक है। तो ये स्टेट जो है जो जिसके साथ डिस्प्यूट रहता है वो पैसिफिक ब्लॉकेज भी कर सकती है, और जब तक डिस्प्यूट को सेटल नहीं किया जाता तब तक ये ब्लॉकेज रहती है। उसके बाद एट द एंड ये वार, ठीक है, वार जो है वो सबसे एंड पे आती है कि अब दोनों जो है ना वो स्टेट जो है ना आपस में जंग करेंगे और एक दूसरे के लोग मारेंगे, और मरने के बाद जो है ना वो फिर एट द एंड होती जो है ना वो टेबल टॉक की है और उस पर भी जो है ना डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराया जाता है, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए हमने दो मेथड पढ़े। एक तो ये था कि पीसफुली आप डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें, टेबल पर बैठें बातचीत करें, और दूसरा ये था कि फोर्सफुली में हमने पढ़ा कि जो है ना वो ब्लॉकेज कर दिए जाते हैं, उनकी जो नशिप्स को कर दिया जाता है, जो इम्यूनिटीज़ दी जाती हैं, प्रिविलेज दी जाती हैं, उसको खत्म कर दिया जाता है। तो ये हमारा लेक्चर था। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।